वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 6 फरवरी 2021 है, दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करेंगे एक इंटरेस्टिंग कोट के साथ। वन इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए you need to be prepared. Preparation, hard work, consistency, ये सारी चीज़ों से सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। जो हम कहते हैं नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं कि विल पावर। कई बार हम कहते हैं कि आपके अंदर ज़बरदस्त विल पावर है, ये व्यक्ति जो है, ये मेरा फ्रेंड है, उसके अंदर बहुत विल पावर उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थिंग्स लाइक दैट। तो वो विल पावर आपका भी हो सकता है। फॉर दैट यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू टेक एक्शन, और कंसिस्टेंटली अगर वो चीज़ आप करते रहेंगे देन यू विल सी कि आपका विल पावर जो है, वो कॉन्फिडेंस जो है, वो बढ़ता जाएगा। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू ने लॉन्च किया है कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, स्मार्ट कोर्स के फीचर्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। इसके अलावा अब ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ विजिट गूगल प्ले स्टोर, सर्च कीजिए स्टडी आईक्यू, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, इलेक्ट्रीफाइंग दिल्ली। पायोनियर न्यूज़पेपर का ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। As we all know, dear friends, electronic vehicles, जिनको हम EV कहते हैं, EV are going to be the future of mobility. भविष्य जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का होगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें इंजन नहीं होता है, यू डोंट नीड एन इंजन। तो हमारी जो आजकल की कार्स और मोटरसाइकिल्स हैं, तो उसमें वेयर एंड टेयर जो हम कहते हैं, मेंटेनेंस का खर्च काफ़ी होता है बिकॉज ऑफ इंजन बनाने के लिए कितने सारे पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इज़न्ट इट? तो ये सारे पार्ट्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी क्योंकि आपकी कार में इंजन ही नहीं होगा। तो आपका खर्च जो है वो कम हो जाएगा। मेंटेनेंस जो है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मेंटेनेंस काफ़ी कम होगा, बहुत कम होगा। सेम थिंग गोज विथ स्कूटर्स एज वेल। मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स भी फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक होने वाले हैं। इनफैक्ट कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमारे देश में मिलते भी हैं। तो जब मैं ईवी की बात कर रहा हूँ, डोंट जस्ट थिंक अबाउट कार्स। यहाँ पर सिर्फ कार्स की बात नहीं हो रही। आई एम टॉकिंग अबाउट बाइसिकल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स, स्कूटर्स एंड बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स तो ऑलरेडी हैं, इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन्स भी। आपको शायद पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक एरोप्लेन की एक सक्सेसफुल फ्लाइट कंडक्ट की गई थी, और आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर 2019 में, नॉट लास्ट ईयर बिफोर दैट 2019 या फिर अर्ली 2020 में कंडक्ट की गई थी एक फ़्लाइट, और वो सक्सेसफुली फ्लाई भी हुई। एक छोटा सा प्लेन था बट इट्स अ गुड स्टार्ट। तो मोबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ्यूचर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको लगभग 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है। 2 बड़े इश्यूज जो ईवी को लेकर हम फेस करते हैं, एक है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है टाइम। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप व्हीकल को कहाँ चार्ज करेंगे, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। सेकंड थिंग इज़ कि चार्ज करने में कितना वक्त लगेगा। मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूके में एक चार्जिंग स्टेशन पर एक व्यक्ति जो हैं वो रिचर्ड हेमन, शायद आपने उनका नाम सुना हो, टॉप गियर के एक प्रेजेंटर हैं। तो वो अपनी टेस्ला कार लेकर जाते हैं और कुछ 20-25 मिनट जितना वक्त लगता है उनको चार्ज होने में। बट वो जो वक्त था 20-25 मिनट्स, उस टाइम पर उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट और ये सारी चीज़ें कर ली। तो ओके, चलो 20-25 मिनट्स वक्त जो है, अगर फुल चार्ज आपकी कार हो सकती है, और
उसके बाद अगर आपकी कार 300-400 किलोमीटर्स तक चल पाती है नेक्स्ट चार्ज से पहले 300-400 किलोमीटर्स, तो दैट इज़ ओकेश, राइट, दैट इज़ ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अट्रैक्टिव नहीं है। टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, जस्ट इमेजिन कि आपकी कार जो है, इलेक्ट्रॉनिक कार जो है, वो लेट्स से 2 मिनट के अंदर फुल्ली चार्ज हो जाए। आप इलेक्ट्रॉनिक ये स्टेशन, पावर स्टेशन पर जब भी जाते हैं, चार्जिंग स्टेशन पर जाते हैं, और 2 मिनट के अंदर आपकी कार जो है वो चार्ज हो जाती है, और 2 मिनट के चार्जिंग से आपकी कार लेट्स से 300 किलोमीटर चल पाती है। तो दैट विल बी ए सॉर्ट ऑफ पुल फैक्टर, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर होता है। तो ये एक पुल फैक्टर की तरह काम करेगा कि लोग जो हैं वो चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें। इट विल मेक इट मोर अट्रैक्टिव। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है। दुनिया की बहुत सारी ऐसे रिसर्च लैब हैं जो इस टेक्नोलॉजी के फास्ट चार्जिंग कैसे किया जा सकता है, 2 मिनट 5 मिनट के अंदर कैसे एक कार को, ट्रक को, बस को, फॉर एग्जांपल, कितनी भी बड़ी साइज़ क्यों ना हो आपकी बैटरीज की, इट कैन चार्ज यू इन लाइक 5-10 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। तो दिस इज़ एक्सेप्टेबल। आज जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल पंप को ढूंढना जो है वो कोई बड़ा इश्यू है ही नहीं, राइट। सिटी में कितनी सारी जगहों पर आपको पेट्रोल स्टेशन मिल जाएंगे, और हाईवेज़ पर भी हर जगह पर पेट्रोल पंप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो यही एक, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी जो हमने बात की वो टाइम की। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, और ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। लोगों का कॉन्फिडेंस, एक भरोसा जो है वो नहीं बैठेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जब तक चार्जिंग स्टेशंस ना हो। फिर एक दूसरा प्रॉब्लम जो है, फिलहाल ये प्रॉब्लम फ्यूचर में जाके ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। स्टार्टिंग के टाइम पर कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली, क्योंकि आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इतना खर्च किया है, आपने नया सेटअप, नई फैक्ट्री बनाई, नया सामान ख़रीदा है, ये सारी चीज़ें। फिर जैसे जैसे चीज़ें कॉमन होती जाएगी, तो पहले आप बाहर से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वही चीज़ फिर आपके ही शहर में, आपके ही देश में मिलने लगेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने के लिए बैटरीज और ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ता है, बैटरी का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काफ़ी खर्च है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल कैपिटल कॉस्ट जो है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ख़रीदने के लिए जाते हैं, टाटा की नेक्सॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ईवी नेक्सॉन अवेलेबल हैं। लेकिन ईवी जो है टाटा नेक्सॉन, इट्स अ वेरी नाइस कार, राइट, चलाने में भी बहुत ही अच्छी कार है। यू वॉन्ट बिलीव, उतना अच्छा पिकअप और सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस कार की कीमत है लगभग 19 to 20 लाख रुपीज़। और चार्जिंग सेटअप, फास्ट चार्जिंग सेटअप अगर आपको आपके घर पर फिट करवाना है तो उसके भी कुछ 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि एक कार लेने के लिए इट विल कॉस्ट यू अराउंड 20 लाख रुपीज़। तो इतना कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। कोई भी कैलकुलेटर निकाल कर ये सोचेगा कि अगर मैं 10 लाख की कार लेता हूँ और 5 साल तक उस कार को चलाऊँ तो उसका पेट्रोल डीजल का खर्च भी 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। तो वाई शुड आई बाई ईवी। तो फिलहाल इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो एक रेंज एंग्जाइटी भी है कि अगर मैं कार लेकर निकला और 200-300 किलोमीटर के बाद मुझे चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला तो फिर क्या होगा, कहीं पर भी कार जो है वो रुक जाएगी। तो कैसे इसको अप्रोच करें, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ हेनरी फोर्ड ने जब अपनी मॉडल टी निकाली थी, एक जो पहली कार इन द सेंस दुनिया की वो पहली कार नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली दुनिया की फर्स्ट ऐसी कार थी जो एक मैसिव प्रोडक्शन सेंटर में, पहले कैसा था कि कार जो है वो हैंडमेड बनती थी, लेकिन हेनरी फोर्ड ने इसको सिस्टमिक बनाया कि हेनरी फोर्ड ने एक जो लाइन प्रोडक्शन कहते हैं उसकी शुरुआत की, और फिर वो फटाफट कार्स बनाने लगे। तो दैट वाज न्यू इन्वेंशन बाय हेनरी फोर्ड। तो ये जो उनकी कार थी, वो कार चलाना कोई इजी काम नहीं था। आपने रिक्शा देखी होगी, तो रिक्शा में कैसे जो ड्राइवर
बैठता है उसके नीचे इंजन होता है, उसी प्रकार से जो पुरानी कार थी उसका इंजन वहीं पर था। और फ्यूल ऐड करने के लिए, अगर आपको पेट्रोल डीजल ऐड करना है तो आपको सीट हटाकर उसमें फ्यूल ऐड करना है, और उससे आपके थोड़े बहुत हाथ भी बिगड़ते थे। तो ये इट वाज नॉट दैट इजी कार चलाना उस टाइम पर। आज से 100 साल पहले की बात करें तो इट वाज नॉट दैट इजी, लगभग 100 साल पहले की बात करें तो इट वाज नॉट दैट इजी। तो फ्यूल भी अवेलेबल हर जगह पर नहीं था। आपको कुछ ऐसे स्टोर्स थे कुछ जगहों पर जहाँ पर किराने के स्टोर्स पर फ्यूल मिलता था, वहाँ पर अगर हैं तो आप यूज़ कर पाएंगे, अगर नहीं है देन यू हैव टू वेट। फ्यूचर मीन्स जब भी वहाँ पर फ्यूल आएगा तब आप आपकी कार में ऐड करके चला सकते हैं। तो उस टाइम पर कार्स जो हैं वो लोग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, पैसे भी नहीं थे इतने सारे लोगों के पास, लेकिन कार की इतनी डिमांड नहीं थी क्योंकि ये फ्यूल और ये सारी चीज़ों का इश्यू था। लेकिन जैसे ही सरकार ने पेट्रोल पंप्स बनाने की ज़्यादा कैपेसिटी, किराने के स्टोर पर ज़्यादा फ्यूल देने लगे, और फिर धीरे धीरे पेट्रोल स्टेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो जैसे अमेरिका में अलग अलग जगहों पर पेट्रोल स्टेशंस बनने लगे, वैसे ही कार की डिमांड जो है वो इंक्रीज होने लगी। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, ये चिकन पहले आया या एग, ये वाला जो प्रश्न है, तो यहाँ पर जब हम ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस क्रिएट करेंगे तो लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन, देखिए पेट्रोल पंप जो होता है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही है। तो अब वो उस टाइम की बात जब पेट्रोल स्टेशंस नहीं थे और ऑल टुगेदर नए पेट्रोल स्टेशंस आपको बनाने हैं, तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। पेट्रोल पंप्स जो हैं वहाँ पर एक पॉइंट क्रिएट किया जा सकता है। जस्ट इमेजिन कीजिए जितने भी हमारे देश में पेट्रोल पंप्स हैं उन सभी में अगर एक दो पॉइंट आप फिट कर दें इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन के, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। फिर डेडिकेटेड पेट्रोल पंप्स की तरह डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशंस भी क्रिएट किए जा सकते हैं, राइट। 7 अगस्त 2020 को दिल्ली की सरकार ने एक नई पॉलिसी निकाली, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। और इसका टारगेट ये है कि हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का कैपिटल बनाएंगे। देश की राजधानी तो, पॉलिटिकल राजधानी तो है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी सबसे ज़्यादा हमारे देश में दिल्ली में देखने को मिलेंगे, ये इसका लक्ष्य है। और गवर्नमेंट जो है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशंस क्रिएट करेगी। गवर्नमेंट का कहना यह है कि एट एवरी 3 किलोमीटर्स यू विल फाइंड वन चार्जिंग स्टेशन। तो दैट्स ए गुड थिंग, ये एक अच्छी बात है कि सरकार, दिल्ली की सरकार जो है वो ये कर रही है। और दिल्ली में जो होगा वो हमारे दूसरे शहरों में भी रेप्लिकेट, यानी कि उसी मॉडल को थोड़ा बहुत चेंज करके दूसरे शहर भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फास्ट चार्जिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बातचीत कर ली है। 10-15-20 मिनट इज़ ओके, लेकिन एक लंबी लाइन पर अगर आपको खड़ा रहना पड़ा तो दैट विल ऑल्सो डीमोटिवेट पीपल। तो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी वाइज कि कैसे 2-5 मिनट के अंदर आपकी कार चार्ज हो जाए, और दूसरी तरफ जब भी आप जाएं तो एक स्लॉट अवेलेबल हो कि आपकी कार आप फटाफट चार्ज कर सकें। फिर पेट्रोल डीजल की तरह इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स पेट्रोल डीजल यू हैव टू गो टू पेट्रोल स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे घर पे भी अवेलेबल है। तो फ्यूचर में हम सब इलेक्ट्रिसिटी के रिटेलर्स बनेंगे, राइट। हम सब रिटेलर्स बन सकते हैं कि हमारे वहाँ पर आउटलेट फिट किया जाए। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं, अगर आपका मकान है, तो आपके वहाँ पर कोई मेहमान आया फ्यूचर में, तो उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना चार्ज करना है, रात पर वहाँ पर हैं, या फिर इफ़ यू गो समवेयर, कोई होटल में गए, किसी दोस्त के वहाँ पर गए, तो आप अपने, जैसे हम आजकल मोबाइल चार्ज करते हैं कहीं पर गए, राइट, तो मोबाइल के कोई पैसा नहीं लेता है आपका चार्ज करने के लिए, लेकिन कार को चार्ज करना शायद कॉस्टली हो सकता है। तो आप पे कर सके, जितना यूज़ किया उतना आप देख सके कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो चार्जिंग है तो उसको कितना कंज्यूम किया है। और फिर सोलार और विंड एनर्जी, ये भी धीरे धीरे हमारे देश में इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है, तो कॉस्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो दिस विल इम्पैक्ट, ये भारत की जो एक ताकत है, आज हम इतने करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो चीज़ बंद हो जाएगी। कितने पैसे बचेंगे हमारे पास, और यही पैसों का इस्तेमाल हम एजुकेशन,
और अच्छे रोड बनाने में, सेफ रोड बनाने में, हेल्थ में, स्किल डेवलपमेंट में, डिफेंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर पाएंगे। सेकंड टॉपिक के ऊपर आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। टर्मिनल डिक्लाइंड। कोलंबो, यू नो वेयर कोलंबो इज़, श्रीलंका में है। तो वहाँ पर कोलंबो का एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ये यहाँ पर देखिए, दिस इज़ पोर्ट ऑफ कोलंबो, और यहाँ पर एक कंटेनर टर्मिनल, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है वो 2 देशों की मदद से बन रहा था। ये बन रहा है श्रीलंका में, और जापान और इंडिया, ये दोनों देश ये टर्मिनल, ये पोर्ट बना रहे थे। इसकी एस्टिमेटेड इसका इन्वेस्टमेंट था कुछ 500 to 700 मिलियन डॉलर्स। और भारत के लिए भी ये इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर आने वाली जो 2/3 जितनी शिप्स हैं, 100 में से लगभग 66 शिप्स यहाँ पर आती हैं, वो फिर इंडिया की तरफ बढ़ती हैं। तो भारत के लिए भी ये पोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्ट है। लेकिन अब श्रीलंका ने यह डिसीजन लिया है, श्रीलंका के जो राजपक्षे ब्रदर हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो ये प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। जापान ने 1.1 ट्रिलियन येन की लोन दी है, और 300 बिलियन जितनी तो ग्रांट्स और टेक्निकल कोऑपरेशन में पैसा दिए हैं। तो श्रीलंका को काफ़ी फंड मिला है जापान से, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को लेकर श्रीलंका ने मना कर दिया। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल, राजपक्षे ब्रदर्स जो हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक प्रेसिडेंट है। पहले एक प्रेसिडेंट थे, मीन्स लास्ट से पहले की जो टर्म थी, तो उसमें एक भाई जो हैं महिंदा राजपक्षे, वो प्रेसिडेंट थे, और उनके जो भाई हैं वो उनके कैबिनेट के मिनिस्टर थे। अब उनके जो भाई कैबिनेट मिनिस्टर थे वो अब बन गए हैं प्रेसिडेंट, और महिंदा राजपक्षे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो राजपक्षे ब्रदर्स जो हैं ये चाइना के नज़दीक हैं। ये दिस ब्रदर्स दे फेवर चाइना। इंडिया को लेकर रिलेशनशिप, जब ये राजपक्षे महिंदा राजपक्षे प्रेसिडेंट थे, तो उस टाइम पर भारत और श्रीलंका के रिलेशनशिप जो हैं वो इतने अच्छे नहीं थे। फिर बीच में मैत्रीपाला सिरिसेना और रनिल विक्रमासिंघे की सरकार आई, तो उस टाइम पर रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हुए। लेकिन जो इलेक्शंस हुए तो उसमें वे दोनों हार गए, और राजपक्षे ब्रदर्स जो हैं वो फिर से श्रीलंका की टॉप पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। तो चाइना भी उनको इंसिस्ट कर रहा होगा, चाइना का भी प्रेशर होगा कि ये जापान और इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बंद करवा दीजिए। और ये प्रोजेक्ट जो कैंसिल किया है, तो ये एक बहुत बड़ा झटका भी है जापान इंडिया के लिए, क्वाड देशों के लिए भी, क्योंकि जापान और इंडिया दोनों क्वाड के मेंबर हैं। और यू नो इट वेरी वेल, हमने कई बार इसको डिस्कस किया है कि BRI का जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का, तो वो अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जापान और इंडिया क्वाड के मेंबर्स श्रीलंका में एक प्रोजेक्ट चला रहे थे, और वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया या फिर कैंसिल किया गया। तो ये दोनों, जापान, इंडिया और क्वाड, या फिर ऐसे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये अच्छा सिग्नल नहीं है। इसी के साथ रनिल विक्रमासिंघे की जब विजिट पर वो वहाँ पर आए थे, तब हमने ईस्टर्न सिटी, मीन्स भारत जब आए थे तब ईस्टर्न सिटी ऑफ त्रिनकोमैली ये रहा, तो इसका भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, MOU साइन किया था। अब उसके ऊपर भी कोई ऐसा खास प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिला है। कोलंबो में ही एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, यहाँ पर ही एक, ये जो हम ईस्टर्न टर्मिनल की बात कर रहे थे, ऐसा एक इंटरनेशनल टर्मिनल है, तो वो चाइना ने बनाया है, और उसको लेकर कोई भी विरोध नहीं है। ये जो प्रेसिडेंट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ईस्ट टर्मिनल जो है, जो जापान इंडिया वाला टर्मिनल है, तो वहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया है, तो इसलिए हमें ये कैंसिल करना पड़ा। लेकिन चाइना का जो प्रोजेक्ट है, और दूसरे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंटरनेशनल अलग अलग देशों की मदद से, तो उसके ऊपर लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डाइजेस्ट करना डिफ़िकल्ट है। और भारत ने काफ़ी टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है श्रीलंका में। क्रेडिट लाइंस, यानी कि एक प्रकार की ग्रांड ईजी टर्म्स पर लोन प्रोवाइड की है।
करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं कि आप हमसे चीज़ खरीदें, हम आपसे, आप अपनी करेंसी देंगे तो भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, डॉलर्स में पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 में भी हमने काफ़ी असिस्टेंस, उनकी मदद की है। हमारे अजीत डोभाल और एस जयशंकर कोलंबो की यानी कि श्रीलंका की विज़िट एक से भी ज़्यादा बार कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए यही कह सकते हैं कि श्रीलंका का ये डिसीजन जो है वो चाइना को चाइना के द्वारा, ये चाइना बोल रहा है श्रीलंका के फॉर्म में, एंड दिस विल नॉट हेल्प साउथ एशियन रीजन। टफ टॉक। जो बाइडन प्रेसिडेंट बन चुके हैं एज वी ऑल नो, और उनका पहला जो डिप्लोमेटिक एड्रेस था, उस डिप्लोमेटिक एड्रेस में उन्होंने थोड़ा एक एग्रेसिव पोस्चर दिखाया है चाइना और रशिया की तरफ। तो इसका मतलब क्या ये है कि अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब चाइना और ख़ास करके रशिया के साथ हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाइना जो है अब यूएसए उनको छोड़ेगा नहीं। द आंसर इज़ नो। द थिंग इज़, अमेरिका जो है हर एक देश की तरह, चाहे भारत हो चाहे कोई भी दूसरा देश हो, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक जगत की बात करें तो उसमें आप कितने किसके अच्छे दोस्त हैं, ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए जाते हैं। मेरे देश को इससे क्या फ़ायदा है, मेरे देश को इससे क्या नुकसान है, वो सबसे पहले सोचा जाएगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर जाइए या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका मेन जो काम है वो ये वही है कि भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना। तो अमेरिका विल कीप इट्स इंटरेस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाइल डीलिंग विद अफेयर्स रिलेटेड टू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड चाइना। चाइना हो, साउथ एशिया हो या साउथ ईस्ट एशिया हो, सबसे पहले अमेरिका की प्रायोरिटी ये होगी कि उनको क्या फ़ायदा और उनको क्या नुकसान हो रहा है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ये थोड़ा शायद आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ही कड़वा स्टेटमेंट दे दिया है, बट इट्स नॉट कड़वा, इट इज़ रियलिटी, इट इज़ फैक्ट। भारत भी ऐसे ही काम करता है। दूसरी तरफ बाइडन ने ये भी शपथ ली है कि चाइना का जो इकोनॉमिक एब्यूज़ है, चाइना बहुत सारी गलत चीज़ें करता है बिजनेस करने के लिए, और ह्यूमन राइट वायोलेशंस जो हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत और चाइना के रिलेशनशिप, यू नो इट वेरी वेल, इसमें मुझे और ज़्यादा जाने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें सबको पता है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी चाहिए, वो ये है कि कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद जो है वो यूएसए की डेमोक्रेसी को चलाता है। चाहे ट्रंप हो चाहे बाइडन हो, पूंजीवाद जो हैं यानी कि बिजनेस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें बाकी सारी चीज़ों को सेकंड बेंच, थर्ड बेंच या फिर लास्ट बेंच पर भेज देती है। फर्स्ट बेंच पर हमेशा बैठता है कैपिटलिज्म। तो चाइना से डील करने या फिर चाइना के साथ डील करने से यूएसए को अगर फ़ायदा होता है तो यूएसए वो करेगा। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी वो कहेगा कि ये गलत चीज़ें हो रही है, लेकिन बिजनेस को कभी तोड़ेगा नहीं। और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में एक चीज़ है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एडवर्सरीज। दुनिया में कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई भी आपका परमानेंट फ्रेंड नहीं है। हम सब के यानी कि हम सभी देशों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फिर दूसरे इंटरेस्ट होते हैं, और उस हिसाब से हमारे दोस्त बदलते रहते हैं। आज पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, क्या पता कल 10 सालों के बाद पाकिस्तान हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है। आप कहेंगे कि आज सर कुछ भी बक रहे हैं। यूएसए को देख लीजिए, आज से 15 साल पहले, आज से 20 साल पहले यूएसए भारत का एक दुश्मन था। यूएसए भारत को दुश्मन समझता था, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन आज एक बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, इजराइल और यूएई के बीच में एक डील साइन हुई थी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, उस एग्रीमेंट का नाम क्या है बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप इतिहास देखेंगे अरबिक देशों का इजराइल के साथ, तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ऐसा कोई एग्रीमेंट इनके बीच में साइन हो सकता है। जर्मनी और यूके को देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और आज मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी मिलकर काम कर रहे हैं। तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज।
लेकिन एक चीज़ है कि अमेरिका जो है वो, जो ट्रंप के टाइम पर अमेरिका बहुत सारी जगहों से चला गया था, बाइडेन के टाइम पर बहुत सारी जगहों पर हमें उनका एक इंटरवेंशन, एक स्टैंड जो है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल लेट्स वेट एंड वॉच। फिर बात करते हैं न्यू क्वेश्चंस के बारे में। आईसीएमआर का थर्ड सीरोलॉजिकल सर्वे कंडक्ट किया गया और पता चला कि 1 in 5 इंडियंस, यानी कि 270 मिलियन जैसे जितने लोग जो हैं वो हमारे देश में इन्फेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि उनको कोरोना वायरस है, लेकिन उनके अंदर उसकी इफेक्ट देखने को, उनके बॉडी ने प्रोटेक्शन के लिए एक जो लेट्स से फाइटर्स, जो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, उन्होंने एक फाइटर्स को जनरेट कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि आपको कोई इन्फेक्शन होने वाला था या फिर होने की एक कोशिश की गई, वायरस ने आपके बॉडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन आपके डिफेंस सिस्टम ने आपको बचा लिया। तो सीरोलॉजिकल सर्वे में यही देखा जाता है कि कितने लोगों के अंदर वो मटेरियल देखने को मिला है, ये डिफेंस का मटेरियल। यू नो व्हाट आई मीन, मैं बहुत ही एक सामान्य भाषा में आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो ऐसे पता चलता है कि कितने लोग, तो बहुत सारे 270 मिलियन के बारे में कहा जा सकता है कि उनको अफेक्ट मीन्स उनके ऊपर एक प्रकार का वायरस का अटैक हुआ था। The headline findings were published at a press conference, and it will be a while before granular details of the cause of the infection, as was known till December, will be made public in peer-reviewed journal. अभी थोड़ा वक्त लगेगा और ज़्यादा डिटेल्स आने वाली हैं, लेकिन so far हमें यही पता चलता है। However, what is known so far is that compared to August, when data for the second serological survey was announced, there has been a 3-fold rise in infection. अगस्त 2020 में जो सेकंड सीरोलॉजिकल सर्वे था, उसके साथ अगर जो लेटेस्ट डेटा की जो भी डिटेल्स मिली है उसके साथ कंपैरिजन करें तो पता चलता है कि 3 गुना ज़्यादा इन्फेक्शन इंक्रीज हुआ है। 10 से 17 साल के बच्चों में 5 गुना ज़्यादा हमें राइज देखने को मिला है। और थर्ड एडिशन जो है वो ये कहता है कि डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं उसमें भी 25% जितने लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड-19 अभी भी है। वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। मुझे बिल गेट्स के शब्द यहाँ पर याद आ रहे हैं। बिल गेट्स ने कहा कि ये बहुत ही मीन्स ट्रेजेडी होगी कि दवाई मिल चुकी है और फिर भी कोविड-19 की वजह से आपकी मृत्यु हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बी केयरफुल, राइट, गलती मत करें, ऐसा मत सोचे कि अब कुछ नहीं है। लोगों ने अब मास्क पहन रहे हैं, शायद एक आदत हो गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और वो बहुत कम लोग, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, राइट, अब लोग इतना सीरियसली अब वो भय जो है, वो डर जो है वो नहीं रहा। वो अच्छा है, बुरा है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन अच्छी बात तो यही होगी कि हम अपने हाथ धोएं, वेयर मास्क, राइट, जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, और ऑफ कोर्स स्नीजिंग और कफिंग एटिकेट्स को हम फॉलो करें। तो ये जो लेटेस्ट सीरोलॉजिकल सर्वे है, ये ग्रामीण विस्तारों को ध्यान में रखते हुए भी किया गया था, और ग्रामीण विस्तार में भी काफ़ी केसेस मीन्स इस प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिला है। तो अब ये डिटेल्स जब प्रॉपर पीयर रिव्यू होने के बाद जब हमारे सामने आएगी तब और ज़्यादा इसके बारे में पता चलेगा। फिलहाल कुछ प्रश्न हैं कि क्या हमें टीनेजर्स को भी वैक्सीनेट करना चाहिए, क्या हमें ओवरऑल सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमें इस सीरोलॉजिकल सर्वे से मिलते हैं, हमारे सामने ये पैदा होते हैं, और इसके जवाब को हमें ढूंढना पड़ेगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। कल है संडे, तो संडे इज़ डे ऑफ फॉर हिंदू एनालिसिस। तो अब मैं आपको डायरेक्टली मिलूंगा मंडे को। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।